हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। देखिए, आज के लेक्चर में हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं, इसके बाद हमारे देश में एक रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। इसके बारे में समझेंगे, चूंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमें समझना है। मेजरली हम एक्ट समझ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये भी समझते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपकी समझ बहुत अच्छे से बिल्ड हो सके। भाई, जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं इंडियन पॉलिटी के या इकोनॉमिक्स के, बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की और कोशिश करें। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद हम रॉलेट एक्ट समझेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी और क्या इसकी वजह रही, जिससे कि अगला एक्ट आता है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके पीछे की क्या वजह थी कि इस एक्ट को लाना पड़ा। अगर बात करें यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी हम इस लेक्चर में क्यों बात करेंगे, इसका भी रीजन है, ये भी हमारे इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। आज आपको इंडियन पॉलिटी में बहुत सारी बातें पता चलेंगी, जो कि रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला कांड है और बहुत फेमस यूपीएससी है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है, इसीलिए हम आपको बेहतर से बेहतर और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में किस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है। 1909 से पहले हमने आपको एक कहानी ये बताई थी कि भारत में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और बंगाल विभाजन करके इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया। बीच में एक बाउंड्री बनाई, बाउंड्री मींस एक लाइन बनाई और देश का जो बंगाल है इसमें विभाजित कर दिया। एक बनाया पश्चिम बंगाल और एक बनाया पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ज्यादातर हिंदू लोग थे और वहां की राजधानी उन्होंने कलकत्ता बनाई थी, जबकि पूर्वी बंगाल जो उन्होंने बनाया वो एक मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था, वहां की राजधानी उन्होंने ढाका बनाई। उद्देश्य था कि एक बार विभाजित करेंगे और उसके बाद ये लोग आपस में लड़ेंगे और हमसे कहेंगे, और हम कहेंगे इनके सामने, अगर मुस्लिम आते हैं तो कहेंगे कि हिंदुओं की गलती है, हिंदू आएंगे तो उनसे कहेंगे कि मुस्लिमों की गलती है। मतलब कि हम इन दोनों के बीच में भिड़ाते रहेंगे और हम मस्त अपना आराम से शासन करते रहेंगे। इसी कारण देश में इसका विरोध तो बहुत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका काम जो इन्होंने किया था ये काम भी किया और दिमाग पर लोगों के पर असर पड़ा। यहां से हिंदू और मुस्लिम थोड़ा थोड़ा विभाजित होना शुरू हो गए हैं। 1906 में, 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद 1906 में बन जाती है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की बनने की वजह ही आज देश का विभाजन हुआ। मतलब हमारे देश में से जो पाकिस्तान बना और जो बांग्लादेश बना है, ये कहीं ना कहीं देन किसकी है, यही मुस्लिम लीग की है। तो मुस्लिम लीग जो बनती है उसके बाद धीरे धीरे डिमांड शुरू हो जाती है और ये अपना पक्ष रखते हैं। और मुस्लिम जाकर के, ये जो मुस्लिम लीग बनती है, यही लोग जाकर के मिलते हैं वहां के उस समय के वाइसराय और कहते हैं कि साहब हमारे लिए अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारे मुस्लिम क्षेत्र जितने भी हैं उनमें अलग से हमें निर्वाचित क्षेत्र चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, निर्वाचित क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मानिए कि किसी राज्य में एक कोई जाति ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी कम्युनिटी, हम किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई कम्युनिटी किसी राज्य में ज्यादा है तो वहां पर निर्वाचित जितने भी लीडर्स होंगे उनका रिजर्वेशन हो जाएगा कि वहां पर उसी कम्युनिटी का लीडर भी होगा। अब बताइए, जनसंख्या किसी एक विशेष कम्युनिटी की है और वहां पर लीडर भी एक विशेष उसी कम्युनिटी से आता है, तो जो बाकी कम्युनिटी वाले हैं जिनकी जनसंख्या कम है, क्या उन पर अच्छे से कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ये लोग, ये मतलब उनके विरुद्ध काम करते रहेंगे। ऐसे में ये मान सकते हैं कि बाकी कम्युनिटी का वहां पर शोषण हो सकता है, उनके अधिकारों को छीना जा सकता है। ऐसा ही होता है जनरली, हर जगह यही कहानी है। अभी आपने कुछ ही समय पहले असम की कहानी सुनी होगी, बहुत मारकाट हो रही थी और पूर्वोत्तर भारत में कई कई बार ऐसा होता है। वो कारण भी यही है कि वहां पर एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और लीडर भी उसी का है।
तो दूसरी कम्युनिटी इस बात का विरोध करती है, मारकाट चालू हो जाती है। ऐसा होता है, जबकि ये रिजर्वेशन जो शब्द है वो पहली बार इसी एक्ट में आता है। अगर बताएं कि जब ये आपके जो मुस्लिम लीग वाले हैं, ये जब उस समय के वाइसराय के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे लिए अलग से आप रिजर्वेशन कर दीजिए कि अगर हमारे क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं तो वहां से सीट पर जो चुनाव होगा वो मुस्लिम ही होगा। अंग्रेज कहते हैं वाह, इसीलिए तो हमने बंगाल का विभाजन किया था, इसीलिए तो हमने मुस्लिम लीग बनवाई, और मुस्लिम लीग बनी भी और उसने डिमांड भी रख दी। इसलिए मौका देखते हुए इन्होंने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट का नाम रखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें व्यवस्था कर दी इन्होंने सबसे पहले कि जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम्स हैं, इनके लिए अलग पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भर भर के आता है, याद रखिएगा। तो आपको ये पढ़ करके बता दें, इन सुधारों के पीछे दो घटनाएं मुख्य थी। क्या? पहली, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि जो लॉर्ड मिंटो है उससे मिला। एक प्रतिनिधि मंडल था जो कि लॉर्ड मिंटो से मिला, और उस समय पर कलर चेंज कर लेते हैं, उस समय पर आपका कौन था? वाइसराय मिंटो था। और मांग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, और द्वितीय मांग थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। इन्होंने डिमांड की, और यही डिमांड इन्होंने इस एक्ट में दे भी दी, इस एक्ट में दे भी दी। आप इसको देखिए, देयर वर टू मेन इवेंट्स बिहाइंड दीज रिफॉर्म्स। फर्स्ट, ऑन अक्टूबर 1906 a Muslim delegation led by Aga Khan met Lord Minto and demanded that Muslims should get the facility of first election system, and second demand was the Muslims should get a representation in proportion for their population। आपको बात समझ में आ रही है कि इन्होंने जो डिमांड की है वो मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचक क्षेत्र देने की डिमांड यहां पर की। बात आपको समझ में आ गई है, और इन्होंने इन्हें मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे भी दिया। इसमें मौका देखते हुए इन्होंने इस पर चौका लगाया। तो आप याद रखिएगा, 1909 से सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व यानी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। याद रखेंगे? ओके, ये पॉइंट इतना जरूरी है कि एग्जाम में हमने देखा कि 1909 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आ। लेकिन जब अंग्रेजों से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो अंग्रेज कह रहे थे ये हम सुधार कर रहे हैं। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने इस एक्ट को सुधार नाम दिया। तो नाम सुधार जो पड़ा वो कैसे नाम पड़ा है? तो इसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये हैं आपके मार्ले और एक है इसमें मिंटो। तो देखिए, मार्ले मिंटो कैसे याद रखेंगे कि हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद एक राज्य सचिव बनाया गया जो कि सबसे बड़ा अधिकारी होगा, इसी के अंडर में काम करेगा वाइसराय, ऐसा बताया था। राज्य सचिव जो होता है ये सबसे बड़ा सीनियर होता है, जिसको आप राज्य स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं। लॉर्ड स्टेनली पहले थे जिन्हें बनाया गया था, इसके अंडर में काम करेगा वाइसराय। अब बताइए सीनियर कौन? राज्य सचिव। तो पहले जो नाम आएगा ये मार्ले, ये पहले जो नाम आएगा आपके अकॉर्डिंग सीनियर का नाम पहले आना चाहिए या जूनियर का? सीनियर का नाम पहले आना चाहिए। तो मार्ले इसमें सीनियर है यानी राज्य सचिव है। ये मिंटो जो है, ये मिंटो कौन है? ये है आपका वाइसराय। जब ये एक्ट आया और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक क्षेत्र दिया गया, गांधी जी ने कहा था बाद में, भारत में गांधी जी तो 1915 में आए थे, लेकिन उन्होंने बाद में कहा था कि 1909 में जो मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है, इसी ने देश का विभाजन किया। हालांकि देश की सारी घटनाएं वो साउथ अफ्रीका में भी पढ़ा करते थे, और उस समय पर साउथ अफ्रीका थे, 21 वर्ष वो टोटल साउथ अफ्रीका में रहे, बीच में आते जाते रहे। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम जान लेंगे कि कब कब वो भारत में आए, क्या क्या प्रमुख घटनाएं थी, बीच में आए, क्या काम किया, वापस चले गए। टोटल 21 वर्ष तक वो वहां रहे हैं। तो वहां पर भी उन्होंने अपने अखबार में ये स्टेटमेंट दिया था कि लॉर्ड मिंटो का ये जो कदम है, लॉर्ड मिंटो का ये कदम आगे चल करके हमारे देश को विभाजित कर देगा, और ऐसा हुआ भी। आपको गांधी जी के बारे में अगर बताएं तो गांधी जी जैसा दूरदर्शी चाहे हम किसी से भी कंपैरिजन कर लें, कोई नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी ने ये किया था, गांधी ने वो गलत किया था, लेकिन दरअसल अगर आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री हमारे अकॉर्डिंग हमसे पढ़ लें तो आपकी सोच बदल जाएगी, इस बात की गारंटी है।
हम बताएंगे आपको कि उस व्यक्ति का क्या योगदान है। हम डायरेक्ट आपको ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है कि वो गलत है, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा उसके बाद कहिएगा। अभी अगर जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में कि नहीं वो गलत थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो गलत किया, नाथूराम गॉडसे ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें मार दिया, ये सब कहने वाले लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं पढ़ा होता है, वही सब लोग कहते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति का, महात्मा गांधी का क्या बलिदान हमारे देश के लिए रहा है और क्या उन्होंने सोचा और क्या सोच करके वो देश में काम करते। अगर वह चाहते तो आज उनके बच्चे हमारे देश के या तो प्रधानमंत्री या कोई बड़ी पार्टी के नेता होते। लेकिन आप बताइए उनके परिवार का कोई सदस्य किसी नेता या कोई मंत्री या कुछ है? नहीं। आपको बताएंगे सारे पीछे इसकी कहानी क्या है, ठीक है। उनकी जगह पर कौन गांधी बना हुआ है ये भी आप जानते हैं, सब आपको स्टोरी बताएंगे कि ये गांधी कैसे बने, वो गांधी कहां चले गए, उनके बच्चे कहां हैं, सारी बातें बताएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, घबराइएगा नहीं। तो इसमें देखिए मार्ले मिंटो इसको सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। और इसी में, इसी एक्ट के थ्रू पहली बार एक जो शब्द होता है ना निर्वाचक शब्द, इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है, निर्वाचक शब्द का, निर्वाचक शब्द का पहली बार इस्तेमाल। इस पे तो स्टार लगाइएगा आप मार्ले मिंटो सुधार पर। 1909 का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। आगे देखते हैं भाई, इसी एक्ट के तहत भारत में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें पहले भारतीय व्यक्ति विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। पहले भारतीय जो विधि अधिकारी के रूप में जो वायसराय था, इसकी कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किए गए, इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको आप देख सकते हैं, ये पहले भारतीय थे जो इनमें शामिल किए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was included as the first Indian law officer in the Viceroy Executive Council। याद रखिएगा ये सवाल आता है, कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। ये एक्ट आ गया आपकी समझ में पूरा, ये हम उम्मीद करते हैं, यहां से मुझे नहीं लगता कि कोई आपका डाउट होगा। जैसे एक बार इसको रिकॉल करते हैं, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, रिफॉर्म कहते हैं। तीसरी बात, इसमें निर्वाचक शब्द का पहली बार यानी निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। चौथी बार, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें पहला भारतीय शामिल किया गया है एज ए लॉ अधिकारी, लॉ ऑफिसर, विधि अधिकारी। तो वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कहानी चलती रही, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में हमारे देश में आप जानते हैं कि गरम दल, नरम दल, ये सब विभाजित होते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका मानना था कि हमें जो देश को आजादी मिलेगी वो इस प्रकार नहीं मिलेगी, हमें इनको मारना होगा अंग्रेजों को, तभी हमें आजादी मिल सकती है, हाथ जोड़ने से और इनसे विनती करने से कभी नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक हैं जो कि एक गरम दल के नेता थे। ये सब कहानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे कि कैसे गरम दल विभाजित होता है, कैसे नरम दल विभाजित होता है। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे हैं और क्रांतिकारी सीधे या तो बॉम्ब फोड़ रहे हैं या मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब चल रहा है। अब क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, क्योंकि डर है 1857 की क्रांति जैसा फिर कुछ ना हो, या फिर ये क्रांतिकारी इतने ज्यादा उग्र ना हो जाए कि अंग्रेजों को साफ कर दे, इसीलिए इन लोगों ने वहां पर एक सिडनी व्यक्ति था, सिडनी व्यक्ति की सलाह पर एक एक्ट बनाया। और एक्ट ये था कि हम अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहें तो बिना दलील, बिना अपील, बिना किसी वारंट के डायरेक्ट किसी को हम गिरफ्तार कर सकें, ऐसा उन्होंने एक्ट बनाया। अब आप बताइए खुद कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, कुछ भी ऐसा है, वारंट आता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, जैसे अगर आपने आतंकवादी कोई ऐसी गतिविधि में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो फिर आपको वारंट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हम बताएंगे पॉलिटी में सारी बातें कि कैसे हमारे पास वारंट आता है, वारंट में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, आपका वारंट के थ्रू गिरफ्तार होना और गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको क्या क्या संरक्षण मिलते हैं, ये सब हम आर्टिकल मौलिक अधिकारों में आपको बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या क्या अधिकार दिए गए, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर इन्होंने जो एक्ट बनाया, इस एक्ट में यह बना दिया कि अगर किसी पर भी आपको शक हो तो बिना वारंट के आप उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।
ये आज की कंडीशन है, क्योंकि हमें एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है। वो मौलिक अधिकार क्या है, हम आगे फंडामेंटल राइट्स में समझ लेंगे। मौलिक अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और अगर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश नहीं होता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवाई जा सकती है, और रिट को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी करता है। ये सब रिट्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हमें यह समझना है कि ये कानून आपको नहीं लगता कि बहुत गलत है कि शक के बिहाफ पर अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और अपनी मर्जी के मुताबिक जितने समय चाहे उसे अपने पास रख सकती है, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रॉलेट एक्ट आता है ये यही था कि बिना किसी कोई कार्यवाही के, बिना किसी अगर किसी उसको पुलिस को अगर लगता है, प्रशासन को यदि लगता है कि यह व्यक्ति कोई क्राइम कर सकता है, शक के बिहाफ पर उसे गिरफ्तार कर रहे हैं साहब, और नहीं भी करता है, इनकी मनमाजी चलेगी, वहां पर नहीं करता है तब भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या है तो ये पढ़ लेते हैं। इसका नाम था सिडनी रॉलेट, जो कि यहां पर ये एक्ट बना करके भेजते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है रॉलेट एक्ट, क्योंकि उन्होंने बनाया, सिडनी रॉलेट ने, ये है सिडनी रॉलेट, इन्होंने बनाया, इसलिए नाम है इसका रॉलेट एक्ट। अब इसका अगर रियल नाम देखें तो रियल नाम बहुत बार पूछा गया है, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990, 1919 में ये बना है। उद्देश्य क्या है कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों को नियंत्रित करना, ऐसा इसका उद्देश्य था। क्योंकि उद्देश्य इन्होंने कहा कि अगर हमें ये कंट्रोल करना है तो हमें ऐसे ही गिरफ्तार करना होगा, अदरवाइज ये कानून के अगर दायरे में आते हैं तो ये छूट जाते हैं, फिर हम क्रांतिकारियों को रोक नहीं सकते। आगे आप देखिए, क्राइम करने की सजा होती है, लेकिन अगर आप मन में सोचते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, उसकी कोई सजा नहीं है। जब तक एक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई सजा नहीं है। लेकिन यहां पर सोचना भी गुनाह था। अगर आप किसी ने सोच भी लिया और इनको पता चला कि ऐसा कोई सोच रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लेते थे, जो कि गलत है। अगर देखें कि प्रावधान क्या है, निरोधात्मक हिरासत, सरकार को बिना मुकदमे व्यक्तियों को 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति थी। इतना लंबा समय होता है भाई, अब तो 24 घंटे का है, अब तो 24 घंटे का है। अगर किसी को हिरासत में लिया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बाकी हम उनकी केसेस की नहीं बता रहे हैं, जैसे आतंकवादी है, किसी पर बाफ्टा लगता है या किसी पर और कोई वो लगता है, जैसे संजय दत्त पर लगा था, उस केस की नहीं बता रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये तो कभी हो ही नहीं सकता हमारे देश में कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन आपको पता है 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि इमरजेंसी आप जानते हैं कि 25 जून 1975 को अनाउंस किया गया और 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। उस समय पर प्रेस की स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया, और जहां पर प्रिंटिंग करवाई जाती थी, जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होता था दिल्ली में, उस जगह की लाइट ही काट दी थी इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम। 1975 काला दिवस मनाते हैं आज भी, और आज भी पार्टीज जो हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो सही बात उठाते हैं कि आज संविधान खतरे में नहीं है। संविधान उधर तब खतरे में था 1975 में, जब देश में जो हमारा लोकतंत्र है उसकी हत्या कर दी गई थी, और संविधान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। आपको इस इमरजेंसी के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, यहां पर बिना वारंट की गिरफ्तारी, व्यक्तियों को बिना वारंट की गिरफ्तारी करने की अनुमति दी गई थी इस एक्ट के द्वारा, और जूरी ट्रायल नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया, कुछ राजनीतिक मामलों के लिए जूरी के बिना ट्रायल की अनुमति दी गई। लागू होने की जो तारीख थी वो 18 मार्च 1919, ठीक है जी, लागू हो गया। अब भारत में इसका विरोध तो होगा, क्योंकि गलत चीज है। रॉलेट एक्ट इतना गलत था कि इसे काला कानून कहा गया, और काला कानून तो था ही। तो ऐसे में इसके बाद इसके बारे में जानिएगा। अब लोग इसका विरोध कर रहे थे, पूरे देश में विरोध हो रहा था, और लोग कह रहे थे कि ये तो अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस तरीके की एक्ट बना करके हम पर अंकुश लगा रहे हैं। ये देखिए, अंग्रेजों ने हमारे देश का हाल कैसा कर दिया है। अब इंसान कहीं रह भी नहीं सकता, कहीं कुछ कर भी नहीं सकता है, ऐसा इन्होंने हाल कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि एक अमृतसर में एक पार्क पड़ता है जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जाकर के सभी लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन प्रोग्राम होने से पहले आप समझिए कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि ये एक बड़े नेता थे, और नेता थे इसी वजह से क्योंकि इन्होंने किया तो कुछ नहीं था, लेकिन कहीं कुछ करना दें,
इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार कैसे? बिना दलील, बिना अपील, ये सब बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, ऐसा कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और दोनों गिरफ्तार हुए 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 को दोनों को गिरफ्तार किया गया। भारत में और चर्चाएं होने लगी कि ये बताइए हमारे नेताओं को गलत तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को एक त्योहार होता है और उसे वैसाखी का त्योहार कहते हैं। तो वैसाखी के त्योहार के लिए ये लोग पार्क में इकट्ठा होते हैं। उसमें पार्क में बुजुर्ग भी बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं और पुरुष जवान होते हैं और लड़के होते हैं। सब तरह के, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग इसमें अवेलेबल होते हैं। पार्क में कहते हैं कि वो अपना एक फेस्टिवल मना रहे थे। और आप सब जानते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल में या कभी भी कोई अगर शादी में भी जा रहा है कहीं भी, तो जब 10-20 लोग खड़े होते हैं तो आपस में बात यही होती है कि आजकल मोदी जी ने ये कर दिया, बताइए वहां पर ये हो गया, यही बातें होती हैं। ऐसे में ये भी आपस में बात कर रहे थे कि बताइए कितना गलत किया इन लोगों ने, हमारे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी आपस में बात हो रही थी। लेकिन भारत का ये एक व्यक्ति सुन रहा था। उसने ये बात उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर को ये बात बता दी कि आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये भारत का ही व्यक्ति था। बताएंगे आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे कि उसमें कौन व्यक्ति था, सारी बातें बताएंगे। लेकिन हम इस समय पर इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो सैफुद्दीन किचलू और इनके विरोध में ये कह रहे हैं वो कि भाई हमारे जो यहां पर के कहां पर है वो लोग, कि जलियांवाला बाग एक बाग है उसमें है और यहां पर आपकी सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसी बात ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो वहां से उसने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग हैं वहीं पर ऑन द स्पॉट आप जाइए और गोली चलाइए। उसमें एक छोटा सा गेट था, केवल जाने का और आने का एक ही छोटा सा गेट है, पतली सी गली थी और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि उधर से भी ऐसा कुछ नहीं था, छोटा ही रास्ता था। उसमें से उन्होंने भारत की सेना के कुछ से जो एक वो होते हैं सिपाही वगैरह, कुछ अंग्रेजी सिपाही थे, कुछ भारतीय सिपाही थे और उसका जो कैप्टन था वो एक अंग्रेज था। कैप्टन और ये सब लोग अचानक से उस पार्क में एंटर होते हैं और जो अपनी जो मशीन गन जो थी उनकी उसको लगाते हैं साइड में। साथ में सभी जितने भी थे उन्होंने अपनी बंदूकें तान ली हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये अचानक हो क्या रहा है। जो लोग वहां पर उत्सव मना रहे थे, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग हैं उसमें। ये अब सारे लोग जितने भी अंग्रेज और ये सब आए थे, इन्होंने अपनी बंदूकें तान ली और बस बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले सीधे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिए। इतनी समझ तो हमारे भारतीय सिपाहियों के अंदर भी होनी चाहिए कि इन पर हम गोली चला क्यों रहे हैं। निहत्तों पर गोली, इन पर गोली चलाई गई। अब जो सामने थे इनको गोली लगी, लेकिन इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो वो भागे। सामने वाले लोगों को गोली लगी, वो भागे, भागने के लिए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता है नहीं। उस रास्ते पर एक ही रास्ता है जो पार्क से निकलने का, उस पर ये लोग अपना सेना लेकर के खड़े हुए हैं। फौज इनकी है यहां पर और गोली चलना शुरू हो गई है। अब लोग मर रहे हैं, महिलाओं को गोली लग रही है, बच्चों को गोली लग रही है। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, दीवारों पर चढ़ने। वही दीवार जैसे ईंट होती है ना, तो बीच में थोड़ी सी जगह होती है, उस पर पैर रखा, आगे ऊपर ऐसे करके चढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि कोई चढ़ रहा है, तो सबसे पहले सबको छोड़ पहले उसमें गोली मारी। तो उन लोगों में गोली मारी गई जो बेचारे अपनी जान बचाने, क्योंकि रास्ता तो था ही नहीं, दीवार को फांद करके जा सकते थे, तो उन पर चढ़कर जैसे जा रहे थे उनमें भी गोली मारी गई। बेचारे ऊपर चढ़ भी नहीं पाए, मतलब फांद करके दूसरी तरफ नहीं जा पाए, तो वहां पर इन लोगों को गोली मारी। अब आदमी जान बचाने के लिए करे क्या, सामने से तो गोली चल रही है। अब उनको लगा कि एक कुआं था, कि अब जान बचाने का एक ही रास्ता है कि कुएं में कूद जाते हैं। तो यही लोग अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि वहां से तो ऑन द स्पॉट सारी गोलियां लगातार चल रही हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। अब सभी को अपनी जान बचानी है, बहुत सारे लोग थे उस समय पर। वैसे सरकारी आंकड़ा क्या है और रियलिटी में क्या है ये सब बताएंगे आपको। तो वहां पर कुएं में कूदते हैं, एक आदमी कुएं में कूदा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरे भाई, सारे जो नीचे वाले हैं ऊपर से और कूदते जा रहे हैं, तो नीचे वाले मरे, सारे मरे उसमें, नीचे ऊपर इतना कूदे उसमें लोग कि उसमें भी मरे, छोटे छोटे बच्चे भी कूदे, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, महिलाएं उसमें मारी गईं।
और बुजुर्ग लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे। कहानी इतनी सेंसिटिव है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डिटेल से बताएंगे कि छोटा बच्चा होता है और उस समय पर जो पत्रकार होती है एम्बुलेंस लेकर के पहुंचती है, और एम्बुलेंस ही पत्रकार ही मानिए आप उसको, एम्बुलेंस के टाइम पर कि एम्बुलेंस में हम जो जो लोग बचे हुए हैं घायल हैं उनको ले जाएं। ये बात की बात बता रहे हैं जब ये मैटर हो जाता है। एक बच्चा छोटा सा जिसके पैर में गोली लगी थी वो कहता है कि आंटी मुझे पानी चाहिए। तो ये पानी, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, इसका आप टेंशन ना लें, मैं उसमें बता। अब ये जो नरसंहार इन्होंने किया, जो लोग मरे, इतने सारे लोग मरे, हमारे देश में इतना ज्यादा हाहाकार हुआ, लोगों ने इसकी अवहेलना की। भारत के जो महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, वो इन्होंने उस समय पर पदक वापस किए। इतना गलत इन लोगों ने किया। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको पूरी बात एक एक करके बताएंगे। फिलहाल हमने आपको शॉर्ट में कहानी बताई है, और अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो कभी कोई मूवी देखिएगा, उसमें आपको पूरी स्टोरी बता दी जाएगी, दिखा दी जाएगी। लेकिन उसके कुछ फुटेज वगैरह, जो इस समय पर जो पार्क है जो कि जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, इस हत्या को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये 13 अप्रैल 1919 को की गई थी, जनरल ओ डायर के कहने पर की गई थी। वहां पर दो है, एक जनरल ओ डायर, एक जनरल है, लेफ्टिनेंट था वो, उसका नाम था जनरल आर डायर। गोली चलाई किसने, किसने चलवाई? जनरल ओ डायर भी बड़ा प्रमुख है इसमें, आर डायर भी प्रमुख है। सारी बात आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे। फिलहाल यहां पर आपको कुछ फुटेज दिखा देते हैं उसी पार्क की जो आज भी वहां मौजूद है। आप उस पार्क में, जो कि पंजाब के अमृतसर में है, आप वहां जा सकते हैं। अमृतसर का जो मंदिर है ना, टेंपल, गोल्डन टेंपल, उसी के पास में है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको कुछ फुटेज दिखा देते हैं। ये इस समय पर यहां पर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार इन लोगों को गोली चलाई है। इधर ये पार्क होता है, खुला हुआ पार्क था, लेकिन जाने का रास्ता एक ही था। गोलियों के निशान आज भी हैं, वो कुआं आज भी है, वो आप, और उनको ऐसे ही रखा गया है, ऐसा नहीं कि उनको बदल दिया गया है, जिससे कि लोग ये याद कर सके कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश ने क्या क्या खोया है, तब जाकर के आपको ये आजादी मिली। देखिए ये है गोलियों के निशान, यहां पर लिखा हुआ ना बुलेट मार्क्स, ये बुलेट मार्क्स यहां पर इन्होंने ये सर्कल करके दिए हुए हैं, ये ओरिजिनल है, हम आपको रियल एक पिक दिखा रहे हैं। ये गोलियों के निशान है। यहां पर दीवारों पर चढ़ चढ़ के लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करते, वो कर रहे थे, तो यहां पर उन्हीं पर गोली बरसाई। आगे देखिए, ये है वो पार्क। ये अगर बाहर देखें तो यहां पर ये देखिए गोलियों के निशान हैं, ये बने हुए गोलियों के निशान बने हुए आज भी इसी तरीके से उनको सर्कल किया गया है। आप चाहें जब कभी जाएं तो देखें, यहां पर लोग घूमने जाते हैं और गोलियों के निशान ये हैं। ये कुआं है वो वही वाला जिसमें लोग कूदे और उसके ऊपर और लोग कूदे, मतलब इतना खून खराबा वहां हुआ। कहते हैं कि उसकी लाल मिट्टी आज भी है, वहां खून के धब्बे आज भी लगे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये गोलियों का निशान है, देखिए यहां पर ये गोली लगी है। ये सब जलियांवाला बाग की आप कहानी देख सकते हैं भाई। अब यही जलियांवाला जो काम हुआ, पूरे देश में हाहाकार मचा है, और बड़े बड़े राजनेता और जो जिस समय पर बड़े बड़े नेता थे सब इस बात का विरोध कर रहे थे। इसीलिए आनन फानन में भाई जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक अगला एक्ट शुरू किया, और भारत में जलियांवाला बाग के बाद तुरंत एक एक्ट लेके आते हैं, और उस एक्ट का नाम है भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। वो कौन सा था? 1909, जिसे हमने किस रिफॉर्म्स के नाम से जाना? वो था मार्ले मिंटो सुधार। इस रिफॉर्म को हम जान रहे हैं, इसका भी एक और नाम है, क्योंकि उस समय पर एक जो मॉन्टेग्यू है वो हमारा एक राज्य सचिव यानी स्टेट सेक्रेटरी था, और चेम्सफोर्ड उस समय पर भारत का वाइसराय, तो इसीलिए ये नाम है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वो भी सुधार था, ये लोग सुधार ही कर रहे थे। देखिए कैसा सुधार करते हैं, उस समय पर कैसा किया, इस समय सुधार नाम दे रहे हैं इसको, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहते हैं। लेकिन उसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। याद रखिएगा, ये एग्जाम में सीधे मैच कराने के लिए आता है। अगर देखें कि इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। देखिए द्वैध शासन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में यदि हम समझें कि देखिए सबसे पहले हमारे भारत में जो द्वैध शासन शुरू होता है वो 1765 में शुरू होता है। मतलब यह है कि केंद्र में जो रहेगा वो केंद्र सबसे बड़ा है, इसके अंडर में जो दूसरा राज्य रहेगा, अब राज्य अपना कानून चलाएगा, लेकिन किसके अंडर में चलाएगा? वो केंद्र के अंडर में चलाएगा। तो यहां पर ये केंद्र जो है ये मेन है, राज्य उसके अंडर में काम करता है। मतलब कि जो काम करेगा वो राज्य करेगा, लेकिन टैक्स वसूली और ये सब काम किसका है?
ये आपका किसका है? तो यहां पर 1765 में ये रहा, यहां पर 1772 तक आप जानते हैं उस समय पर बंगाल के नवाब हुआ करते थे, तो बंगाल के नवाब होते हैं आप जानते हैं। इसके बाद 1772 में 1772 में ये यहां पर द्वैध शासन चलता है, कहां पर? बंगाल में। इसके बाद 1919 से लेकर के 1935 तक राज्यों में केंद्र वो चलता है द्वैध शासन, डायआर्की इसको बोलते हैं। और सेंट्रल में जो चलता है वो 1935 तक चलता है, 1935 तक। 1935 में शुरू किया जाता है सेंट्रल में, बात समझ में आ रही है? और राज्यों में कब से कब तक चलता है? 1919 से लेकर के 1935 तक। सीधे एग्जाम में आएगा द्वैध शासन की शुरुआत कब से होती है, तो 1765 से 1772 तक बंगाल में होती है, जबकि 1919 से 1935 तक राज्यों में होती है, 1935 से आपकी केंद्र में होती है। समझ में आ गया? जैसे कि हमने बताया कि नवाब होता था, नवाब शासन करेगा, लेकिन मेन कौन है? वहां पर गवर्नर था, इसी को हमने द्वैध शासन के नाम से जाना था। आगे समझते हैं और क्या प्रावधान किए गए इसी एक्ट में, जो कि हमने पहले एक्ट बताया था आपको। उसमें जो अंग्रेज थे, इनको जो सैलरी मिलती थी वो भारत के रेवेन्यू से दी जाती थी, लेकिन इन्होंने वापस से फिर वो प्रावधान कर दिया कि अंग्रेजों को जो सैलरी मिलेगी वो अब सीधे वहीं ब्रिटेन से मिलेगी, अंग्रेजों के द्वारा वहीं से मिलेगी। ये वापस से कर दिया है। अगर आपको याद है कि हमने जब आपको पढ़ाया था कि बताइए कौन सा वो एक्ट है जिसमें कि ये प्रावधान किया गया था कि अंग्रेजों को जो सैलरी मिलेगी वो इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी। अगर आपको याद है तो कमेंट करिए, हम भी देखें कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं आप लोग याद कर भी रहे हैं या ऐसे ही चल रहा है सब। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग बहुत सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो जवाब इसका जरूर। आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें पहली बार महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, यानी जो मतदान होता है, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो मिला वो 1919 के एक्ट के द्वारा मिला है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, हम सब पॉइंट वही ले रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार दिया गया, वो कब मिला है? 1919 के एक्ट में मिला है। लेकिन अगर आपसे हम ये पूछें कि दुनिया में ऐसा पहला कौन सा देश था जिसमें कि महिलाओं को मतदान करने का यानी वोटिंग करने का अधिकार मिला? हमारे यहां तो बहुत लेट मिला है, 1919 में जाकर के अधिकार दिया गया। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था कि निर्वाचन के लिए कोई महिला इलेक्ट हो सकती थी, निर्वाचन के लिए खड़ी हो सकती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन ये मतदान करने का अधिकार जो मिला है वो कब मिला है? 1919 के एक्ट के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा है, तो दुनिया में सबसे पहला देश है न्यूजीलैंड। 1893 में, बहुत पहले 1893 में सबसे पहला देश बना दुनिया का जिसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। अभी अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया में भी महिलाओं को मतदान करने का और महिलाओं को ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं। और आप जानते हैं कि वहां से भी एस्ट्रोनॉट्स बनकर के कुछ महिलाएं गई हैं बहुत तेजी। चलिए इसके बाद आप जान लेते हैं कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो वो किया जाता है, स्थापना जो करते हैं, वो 1990 के एक्ट के द्वारा ही होती है। लेकिन यह प्रथम केंद्रीय विधानसभा है क्या, इसके बारे में समझिए। ये आज जो आप, आज से पहले कुछ ही समय पहले अब हमने संसद को चेंज कर दिया है, अब तो ये म्यूजियम की तरह काम करती है। आपको पता है अब हमारी जो संसद है वो शिफ्ट हो गई है, वो इस प्रकार की कुछ ट्रायंगुलर शेप में है। प्रोजेक्ट विस्टा के तहत वो संसद अभी नई बनाई गई थी, 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और पूरा हाईटेक है। इसमें आप लैपटॉप, कंप्यूटर, माइक और पूरी तरीके से एकदम हाईटेक बनाई गई है। और ये जो पुरानी वाली में बैठते थे अभी कुछ ही समय पहले, मोदी जी अभी जैसे बने उससे कुछ समय पहले वहां पर पुरानी वाली में बैठते थे, ये पुरानी वाली की बात कर रहे हैं। इसी में बैठ करके हमारे देश का संविधान भी बना और इसी में बैठ करके हमारे देश में शासन भी होता रहा है। अभी कुछ ही समय पहले शिफ्ट किए हैं, ठीक है, 17वीं लोकसभा में ही तो शिफ्ट किया है इसको। तो ये प्रोजेक्ट विस्टा था जिसके तहत इसको चलाया गया। हाँ, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा कब बनाई गई? 1921 में यह प्रथम केंद्रीय विधानसभा बनाई गई थी। लेकिन किस एक्ट के द्वारा बनाई गई? तो एक्ट आप याद रखेंगे, यही भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा बनाई गई। और इसका उद्घाटन जो हुआ, वो पहली बैठक जो होती है वो 9 फरवरी 1921 को इसकी पहली बैठक होती है। टोटल 145 लोग इसमें पहले दिन प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो हमारा जो ब्रिटिश का जो वाइसराय है और जो प्रशासन है,
इसको चलाने के लिए और जो वाइसराय है इसको सलाह देने के लिए इस केंद्रीय विधानसभा का गठन किया जाता है। अगर आपसे कहें कि केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अंग्रेजी पहले अध्यक्ष थे और वो उसका नाम है फ्रेडरिक व्हाइट। लेकिन याद रखिएगा उस समय पर, जैसा कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, उसमें हमने आपसे ये बताया था कि जो अध्यक्ष, हमने एक लेक्चर लिया था उसमें स्पेसिफिक, अभी एक अध्यक्ष चेंज मतलब वही पुराने वाले फिर से इलेक्ट हो गए हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया भी था कि जिसको हम स्पीकर कहते हैं ये दरअसल पहले स्पीकर के नाम से नहीं जाना जाता था। इसका पहले क्या नाम होता था? प्रेसिडेंट का नाम पहले प्रेसिडेंट के नाम से होता था। तो अगर हम कहें कि पहली केंद्रीय विधानसभा यानी फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले इस स्पीकर का जो पद था उसका नाम ही था प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो स्पीकर है आज की डेट में, अब प्रेसिडेंट कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति, उसका नाम चेंज कर दिया गया है 1935 के एक्ट के द्वारा चेंज होता है। लेकिन 1919 के एक्ट में यह प्रावधान होता है कि इस केंद्रीय विधानसभा का एक प्रेसिडेंट होगा, यानी जिसको हम अध्यक्ष कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जिसको अब अध्यक्ष या फिर स्पीकर अब कहते हैं, लेकिन पहले इसी पोस्ट का नाम क्या था? प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? ये कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। अगर कहें दूसरे कौन थे, तो एग्जाम में यहां पर पहले से भी और दूसरे से और ज्यादा सवाल आते हैं। तो दूसरे याद रखेंगे, दूसरे थे विट्ठल भाई पटेल। ये आपने वल्लभ भाई पटेल जिनका नाम सुना, जो पहले गृह मंत्री थे, इन्हीं के, जो आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। तो पहले भारतीय केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट बने थे, जो कि प्रेसिडेंट अब हमारी लोकसभा में स्पीकर के नाम से जाना जाता। ठीक है, पहले इसका नाम 1919 में शुरुआत में प्रेसिडेंट था, लेकिन इसका नाम स्पीकर कब से पड़ा? स्पीकर पड़ा है हमारा 1935 के एक्ट से। समझ में आ गया हो? याद रखिएगा, पहले भारतीय केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट करके पूछे तो आप बताएंगे विट्ठल भाई पटेल। आप देख रहे हैं ये विट्ठल भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके बड़े भाई। ये देख रहे हैं, ये अभी संसद थी, आप यहां पर घूमने जा सकते हैं। फिलहाल इसको म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे डिस्ट्रॉय किया गया हो, नई में शिफ्ट जरूर हुए हैं, लेकिन आज भी आप इसको देखने जा सकते हैं। ये उसी समय का हमने यहां पर पिक्चर आपको दिखाया है, ये उसी समय। ओके, आगे आते हैं। इस एक्ट के द्वारा राज्य सचिव को भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। देखिए, फिलहाल आपको बताएं कि यह क्या होता है। बाय द एक्ट ऑफ 1990 द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया पावर टू अपॉइंट कंट्रोलर नहीं है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर हम बात करें फिलहाल के हिसाब से कि आज हमारे देश में एक कैग होता है, CAG कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इस समय पर CAG की ही बात हो रही है। तो CAG जो पोस्ट है, ये पोस्ट की शुरुआत 1990 के एक्ट से होती है, 1919 के एक्ट से ही शुरुआत इसकी होती है। इसका काम क्या है ये बताते हैं। हमारे देश में जैसे आपका अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, इस तरीके से आपके अकाउंट होते हैं। उसी तरीके से भारत सरकार का भी एक अकाउंट होता है। इस अकाउंट को कहते हैं संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। ये संचित निधि में ही टैक्स जमा होते हैं। आप जो GST वगैरह जमा करते हैं, इनकम टैक्स जमा करते हैं, या कोई भी टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई सा भी टैक्स हो, ये सारे टैक्स इसी में जमा होते हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं कि यह एक सरकारी खजाना है। जिस समय पर अकबर, बाबर और जब ये देसी राजाओं की जब कहानी चलती थी, उस समय पर इसको सरकारी खजाना कहा करते थे, और अब इसको हम संचित निधि के नाम से जानते हैं। इसी अकाउंट में कितना पैसा है और यह कितना पैसा निकाला गया, इस सब की देखरेख कौन करता है? कैग करता है। कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। फॉर एग्जाम्पल, ये रोक नहीं सकता कि आप इतना पैसा नहीं निकाल सकते, नहीं रोक नहीं सकता। ये अगर संसद से पास हो गया कि 200 करोड़ रुपए निकलेंगे, ठीक है जी, 200 करोड़ रुपए निकल गए, इसको ये अपने उसमें लिख लेता है कि 200 करोड़ रुपए निकल गए हैं। ओके, इसके बाद देखता है कि ये 200 करोड़ जिस काम के लिए निकले थे, क्या वो काम हुआ?
एक्चुअल में 200 करोड़ जिस बात के लिए निकाले थे वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, इसी बात की ऑडिटिंग करता है। तो ऑडिट करता है कौन? हमारा कैग। उस समय जो शुरुआत होती है इसी कैग की, वो कब होती है? 1919 के एक्ट में होती है। आज भी यही काम करता है ये हमारे देश में। अभी इसने एक रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट ये थी कि भाई किसी उसके लिए 250 करोड़ रुपए निकाले गए थे। 250 करोड़ वो रोड बनाना था और हाईवे बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए निकाले गए थे। लेकिन इसने ऑडिट करवाया और पता करवाया कि वो रोड बना है कि नहीं, तो पता चला हाँ जी बना है, लेकिन उसमें जो खर्चा हुआ है वो 5 करोड़। ये अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। रिपोर्ट कैसे सौंपता है, क्या काम है, ये समितियों में आपको बताएंगे। जब हम इंडियन पॉलिटी की समितियां पढ़ेंगे उसमें आपको प्रॉपर बताएंगे कौन सी समिति जो है इसकी देखरेख करती है, इस रिपोर्ट को लेती है और फिर इसी पर वार्तालाप होती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इसका काम क्या है? रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को बना करके एक समिति को सौंप देना। इसके बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे, हमारा टॉपिक रहे। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी हाल ही की है, 2023 की रिपोर्ट बता रहे हैं, 2023 में इसने रिपोर्ट दी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कैग को समझ में आ गया आपको। 1919 के एक्ट में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट है वो शुरू होती है, जो कि संचित निधि में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, लगा कि नहीं लगा मार्केट में, इसकी ऑडिटिंग करता है। चलिए आगे जान लेते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है, जिसका काम केवल ये रहेगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं भारत में, इन भारत के बड़े बड़े अधिकारियों का रिक्रूटमेंट कराना, इनकी नौकरी लगाना, इनको एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये सब काम किसका है? पब्लिक सर्विस कमीशन का, पीएससी की बात कर रहे हैं। तो पीएससी की जो शुरुआत है ये सबसे पहले इसी एक्ट के माध्यम से 1926 में की जाती है। तो स्थापना पीएससी की जो होती है वो 1926 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में बनाया जाता है। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज या भूमिकाएं क्या रहेंगी, रोल क्या रहेगा? संघ सरकार के विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना। आप जानते हैं हमारे देश में सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो 1922 से शुरू हुआ। हमारे देश में 1922 से सिविल सर्विसेज का सेंटर पड़ने लगा, लेकिन एग्जाम तो कंडक्ट तभी से होने लगा था जब डलहौजी का समय था। लेकिन आईसीएस के फादर हम कार्नवालिस को कहते हैं। तो फादर ऑफ आईसीएस कौन है? कार्नवालिस। एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ किसके समय पर? डलहौजी के समय पर, लेकिन केवल लंदन में एग्जाम होता था। हमारे भारत में लंदन के साथ साथ भारत के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, अब इसमें भी सेंटर पड़ने लगा। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इसी 1919 के एक्ट के बाद भारत में ही एक आयोग बना दिया गया और उसका नाम रखा पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसमें बनाया जाता है दिल्ली में, और इसके पहले अध्यक्ष आप याद रखिएगा सर रॉस बारकर। सर रॉस बारकर इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1926 से लेकर के 1932 तक रहता है। अब आपको एक बात बता दें, जो यूपीएससी की हम बात कर रहे थे, संघ लोक सेवा आयोग, ये वही है जिसको हम पहले जानते थे पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। अब इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार पहले इसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन पड़ता है, की स्थापना होती है, इसके अध्यक्ष बनते हैं सर रॉस बारकर, के अंग्रेज थे। 1926 से लेकर के 1932 तक ये उसमें काम करते हैं बतौर अध्यक्ष। ये आप देख सकते हैं, ये है सर रॉस बारकर। यूपीएससी जो आज जानते हैं ये उसी की कहानी बता रहे हैं। अब जान लेते हैं इसके नाम का इतिहास क्या रहा है। यूपीएससी जो फिलहाल है, आर्टिकल नंबर 315 के तहत यह यूपीएससी काम करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका मेंशन हमारे आर्टिकल नंबर 315 में दिया गया है। ठीक है, ओके। अब जानते हैं कि जो फिलहाल संघ लोक सेवा आयोग है, इसका शुरुआत में नाम क्या होता है। तो देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि हमने अभी बताया, सर रॉस बारकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो सिविल सर्विसेज है उसके एग्जाम कराने का काम था इसका।
1 अक्टूबर को इसका बनाया गया और 1 अक्टूबर से लेकर के 1935 तक इसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते थे। लेकिन आपको पता है भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक एक्ट है। इसके बाद इसमें इस एक्ट के माध्यम से 1935 के माध्यम से इसका नाम बदला और नाम रख दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एफपीएससी। तो एफपीएससी कब से होता है? 1935 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक इसका नाम रहता है। फिर आपको पता है कि हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन हमने 2 महीने का इंतजार किया था, इसलिए क्योंकि हम 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। इसीलिए स्वाधीनता और खुददारी के कारण हमने 2 महीने इंतजार किया कि उसी विशेष दिन हम अपना संविधान लागू करेंगे। इसीलिए हमने बन तो गया 26 नवंबर को, लेकिन उसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन इस जिसको हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते थे, इसका नाम बदल दिया गया और नाम हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। और इससे अब जो नाम पड़ा वो 26 जनवरी से आज तक यही नाम है और आगे भी यही नाम होगा। आप जानते हैं कि भारत में आईएएस, जिसको हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम यही कंडक्ट कराता है। सिविल सर्विसेज का यही एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में आता है आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। एक और आईएफएस होता है जिसको हम फॉरेस्ट सर्विसेज कहते हैं। ये आईएफएस फॉरेन सर्विसेज होता है, जबकि ये फॉरेस्ट सर्विसेज होता है। इसके अलावा यही यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, आईईएस का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम ये कंडक्ट कराता है। आपको पता है इसमें सबसे प्रमुख जो है वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। इसमें ये सारी, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का आयोग में कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी रैंक पर कौन सी पोस्ट मिलती है, यूपीएससी में क्या फर्क है, यूपीपीएससी से सेलेक्ट होने पर क्या फर्क पड़ता है, एक एसडीएम जो बनता है वो यूपीएससी से भी बनता है और यूपीपीएससी से भी बनता है। दोनों में एसडीएम्स में फर्क क्या होता है, इनके प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होते हैं, इनको सुविधाओं में क्या अंतर मिलता है, हमारे देश में उत्तर प्रदेश जैसे और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है, इनमें क्या क्या पोस्टें होती हैं, सबके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक लेक्चर हम इसी पर बेस्ड रखेंगे जिसमें आपको यह पता चल सके कि किस प्रकार इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और किस प्रकार यहां पर पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। एक एसडीएम जो होता है वो कितने समय बाद डीएम बन जाता है, ये सारी बातें आपको बताएंगे उसमें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तभी हम इसको करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक आपको लेक्चर चाहिए जिसमें कि हम भारत के जितने भी आयोग हैं सबके बारे में डिस्कस कर लेंगे, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जैसे भारत में यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, आईबीपीएस या फिर टीचिंग एग्जाम्स के जितने भी आयोग हैं सबके बारे में A to Z बता देंगे, क्या किस में होता है, क्या क्या पोस्ट होती हैं, कितने रैंक के बाद कौन सी पोस्ट मिलती है और उसमें क्या प्रमोशन क्राइटेरियाज होते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि एक आईएएस जो होता है वो भी एसडीएम बनता है और एक पीसीएस जो अपर रैंक वाले होते हैं वो भी एसडीएम बनते हैं। दोनों में क्या फर्क है, इनमें से किसकी तरक्की पहले होती है, कौन पहले डीएम बनेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ बताएंगे, या कोई डीएम बनेगा या नहीं बनेगा सब बताएंगे। ठीक है, अगर आपकी डिमांड आएगी, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराएं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है भाई, यहां पर आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सब कुछ जान लिया है, इसके नाम के बारे में जान लिया है। अब एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, और वो पिक्चर क्या है फिलहाल, हाँ ये भी बता दें आपको कि फिलहाल इसके हमारे यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। तो फिलहाल के चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, और इन्होंने अपना कार्यभार जो संभाला है वो 5 अप्रैल 2022 को संभाला है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इन्होंने अपना डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं, इन्होंने अपना 5 अप्रैल 2022 को अपना कार्यभार संभाला है। अभी तक ये काम कर रहे हैं, यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, सब कुछ जान लिया। इसका शुरुआत में नाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, इसके बाद एफपीएससी और अब है इसका यूपीएससी। यूपीपीएससी से कंफ्यूज मत हो जाना,
आपको हम यहां पर यूपीएससी बता रहे हैं, यूपीपीएससी नहीं बता रहे हैं, यहां पर डबल पी है, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जबकि हम जो बात कर रहे हैं वो भारत का एक ही है, वो कौन सा है, यूपीएससी, उसकी बात कर रहे हैं हम, यूपीपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। बस तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि आपसे उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। ठीक है, अब आपको यूपीएससी का एक पिक्चर दिखा देते हैं। ये है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं यूपीएससी का, तो यहां पर एक फोटो जरूर क्लिक कराते हैं और उसके बाद सेलेक्ट हो जाते हैं, या नहीं भी होते हैं तो फोटो अपलोड कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो अभी तक आईएएस वगैरह बने हैं, क्वालिफाई आईपीएस बने हैं, तो उन्होंने यहाँ का फोटो अपलोड किया है। अगर आज के इस लेक्चर में आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, और यदि आप चाहते हैं कि जो आयोग हमने आपको अभी चर्चा की है, इन आयोगों के बारे में, पोस्टों के बारे में, सैलरी के बारे में सब कुछ डिस्कस चाहते हैं कि आपको हम बताएं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। और आज के लेक्चर से कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर अभी आप पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक रीच मिल सके और हम ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम डेली करंट अफेयर क्विज कराते हैं, उसके माध्यम से आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर और मंथली और ईयरली करंट अफेयर कराते रहेंगे। क्विज के फॉर्म में अगर आपको करना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, साथ में वहां पर हम जो भी नया लेक्चर आता है उसको अपलोड करते हैं, आपको सारी जानकारी वहां पर मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां भी आपको सर्च करना है @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।